कुछ दिन पहले की बात है। शहर के पास एक सुंदर सा हरियाली गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे और उस गांव में एक दुकानदार था। वो अपना सारा कमाया हुआ जो भी गेहूं का और ज्वार का जो भी उत्पन्न था वो गांव वालों को बेचा करता था। गांव वालों के पास कुछ गिनी चुनी ही खेती थी और उसमें वो अपने घर संसार चलाने के लिए कुछ उपजीविका के साधन ही उस खेती से उत्पन्न किया करते थे। इसी वजह से उस गांव का जो दुकानदार था वो बहुत ही बड़ा श्रीमंत था। वो गांव में गेहूं और ज्वार का बिजनेस किया करता था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। एक दिन महेश और रमेश दुकानदार के पास गेहूं का बोरी लाने के लिए चले जाते हैं और उस दुकानदार से गेहूं की बोरियों की कीमत पूछते हैं। नमस्कार सेठ, मेरा नाम रमेश है और ये मेरा दोस्त महेश है। हम दोनों आपके पास गेहूं की बोरियां खरीदने के लिए आए हैं। हमने सुना था कि आप हमारे गांव में गेहूं और ज्वार का बिजनेस किया कर रहे हैं। इसी वजह से सोचा कि हम भी आपसे कुछ ज्वार और गेहूं खरीद लें। क्यों नहीं, ज़रूर दूंगा। अरे मैंने बिजनेस शुरू किया है इसी वजह के लिए कि मैं थोड़ा पैसा कमा सकूं। अरे एक गेहूं की बोरी 100 रुपए की और ज्वार की भी 100 रुपए की। तुम दोनों कितनी बोरियां चाहते हो मेरे से? क्या सेठ, आप भी ना। अभी अभी मेरे कुछ किसान भाइयों ने यहाँ से बोरियां लेकर चले गए। उन्हें तो आपने 50 रुपए में दिए और अब आप कह रहे हैं 100 रुपए में। अरे ये कौन सी बात हुई सेठ? खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, वरना यहाँ से निकल जाओ। अरे मेरा टाइम वेस्ट मत करना। बहुत ग्राहक आने वाले हैं मेरी दुकान पर और मुझे तुम जैसे भिखमंगों की जरूरत नहीं। यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे लोगों को ना ही कोई मदद कर सकता है और ना ही तुम जैसे लोग खुद के बल पर खड़े हो सकते हैं। अरे मैंने बिजनेस शुरू किया है, फोकट में तो नहीं किया ना। दुकानदार की कड़वी बातें सुनकर रमेश और महेश वहाँ से चले जाते हैं बिना ही बोरी लिए। रमेश खाली हाथ ही अपनी पत्नी के यहाँ आता है और रमेश खाली हाथ आता हुआ देखकर पत्नी रमेश को कुछ पूछती है। हे जी, क्या हुआ? आप खाली हाथ ही लौट आए? आपने गेहूं और ज्वार की बोरियां दुकानदार से ली नहीं क्या? क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों आए? अरे शाम को खाने के लिए कुछ नहीं घर में। चक्की में भी तो जाना चाहती थी मैं गेहूं लेकर। अगर आपने गेहूं ही नहीं लाए तो मैं चक्की में जाकर कैसे आटा लाऊं और कैसे खाना बनाऊं? आप ही बता दो। भाग्यवान, मुझे माफ करना। अरे मैं और महेश उस दुकानदार के पास चले गए थे। लगा कि वो दुकानदार 50 रुपए में बोरियां दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ गए उसने बोरियों के दाम 2 गुना बढ़ा दे। पता नहीं, और हमें बहुत बुरा भला भी कहा और उसने हमें भिखारी भी कहा। हम दोनों गुस्से से वहाँ से निकल आए। कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़ा आटा बचा हुआ है, उससे मैं पूरियां बनाती हूँ और आज का हमारा खाना भी हो जाएगा। कल का कल देख लेंगे। कल आप जंगल में जाकर लकड़ियाँ लेकर आना और वो हम बाजार में बेचेंगे और फिर उस दुकानदार के पास जाकर बोरियां खरीद लेंगे। कोई बात नहीं, 2 गुना तो 2 गुना उसे हम देकर बोरियां जरूर खरीद लेंगे। आप चिंता मत करना, जितना भी हमारे पास है अभी उसी में हम काम चला लेंगे और इतने सोचने की भी जरूरत नहीं। मैं आपके साथ हूँ ना, तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, भाग्यवान। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। अरे तुमने मेरे संसार में हाथ भी बटाया और बहुत समझदारी से संसार भी किया।
अगर कुछ मिला तो भी खुश और ना मिला तो भी खुश होती हो। इतनी ताकत कहाँ से आती हो? कभी तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया? मैं तो झट से गुस्से में लाल हो जाता हूँ। लेकिन इतने साल हुए हमारे संसार को, तुमने कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। एक बात बताना, अरे गुस्सा करने से क्या होता है? तकलीफ हमें ही झेलनी पड़ती है, आगे वाले को फर्क नहीं पड़ता, तो गुस्सा करना क्यों? और आप बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है, अगर एक गुस्सैला हो तो एक को शांत रहना पड़ता है, तभी तो संसार का गाड़ा चलता है। यही सीख तो हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, इसी वजह से मैं आपके साथ इतने अच्छे से रहती हूँ और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। आप गुस्सैले हैं, नारियल की तरह, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। मैं जान चुकी हूँ, इसी वजह से मुझे आप पर और आपके परिस्थिति पर कभी गुस्सा नहीं आता। रमेश की पत्नी बहुत ही समझदार और सर्वगुण संपन्न थी। वो रमेश को कभी भी हार मानने नहीं देती थी और उसने एक युक्ति भी लगाई कि बाजार में लकड़ियां बेचकर वो अपना आगे का संसार करेगी। और अगली सुबह रमेश एक गुफा की तरफ से जंगल की ओर लकड़ियां तोड़ने के लिए चला जाता है। वो चलते चलते बहुत थक गया था, इसी वजह से वो एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ जाता है। वहाँ एक गुफा थी, उसे डर भी लग रहा था, लेकिन पाँव चल नहीं रहे थे, इसी वजह से वो पेड़ के नीचे आराम के लिए बैठ जाता है। खुद से बातें ही करने वाला था, तभी अचानक वहाँ एक चिड़िया आती है और आगे के पेड़ के नीचे वो खाना खाती है। वो देखता है, वो चिड़िया खाना तो खा रही थी, लेकिन वह खाना ही नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, ये चिड़िया वहाँ जमीन पर कुछ नहीं है, तब भी क्या खा रही है? और इतने में चिड़िया उड़ जाती है और उड़ता उड़ते वो अपनी विष्ठा नीचे जमीन पर गिरा देती है। जैसे ही जमीन पर उसकी विष्ठा गिरती है, वहाँ एक सोने का अंडा मिलता है और वो रमेश उस सोने का अंडा देखकर खुश होता है और अपने हाथ में सोने का अंडा लेकर मन ही मन खुश हो जाता है। अरे ये क्या, मैं तो जंगल में लकड़ियां लाने के लिए आ गया, यहाँ तो मुझे सोने का अंडा मिला। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मेरी बीवी हमेशा मुझे यही कहती है। अरे मेरी बीवी का विश्वास बहुत अच्छा है। चलो मैं घर जाकर मेरे बीवी को इस सारी बातें बताता हूँ और इस सोने का अंडा देता हूँ। रमेश बहुत खुश था और वो उस सोने के अंडे को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है और लकड़ियां तोड़ने का भी विचार टाल देता है और दौड़ा दौड़ा अपने घर की ओर चला जाता है। रमेश उस सोने का अंडे को लेकर अपने घर आता है और बीवी को सारी हकीकत बताता है और बीवी को कहता है, भाग्यवान, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत रंग लाई। देखो मुझे जंगल में क्या मिला, सोने का अंडा। और मैंने तुम्हें बताया ना, उस चिड़िया ने दिया है ये सोने का अंडा। कल हमारे पास कुछ नहीं था, गेहूं खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। देखो आज किस्मत ने हमें क्या दे दिया, सोना ही सोना दे दिया। अब हम बहुत आसानी से अपना घर संसार चलाएंगे और पेट भर खाना भी खा सकते हैं। रमेश जी, आपने एक बात नोटिस की क्या? आप एक सोने का अंडा तो लेकर आए, लेकिन वो चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं थी, सोना देने वाली चिड़िया थी, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप हर रोज वहाँ जाएंगे तो हमें
हर रोज एक सोने का अंडा मिलेगा और ऐसे ही हम अपना आगे का घर संसार चलाएंगे और बहुत तरक्की कर जाएंगे। मेघना, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना उस चिड़िया को पकड़कर हमारे घर पर ही लेकर आए। अरे, कोई ना कोई उस चिड़िया का अंडा चुरा कर ले जाएगा। जब तक हम जाएंगे तब तक अगर वो चिड़िया हमारे घर हमारे पास रहेगी तो हम माला माल ही हो जाएंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। क्या कहती हो तुम? आपकी बात भी सही है, लेकिन ये करना सही होगा क्या? आप जरा सोचिए, अगर उस चिड़िया को हमने पकड़ लिया तो उसका कोई तो साथीदार और उसका घर संसार होगा। अगर वो ढूंढते ढूंढते हमारे यहाँ आए और उन्हें पता चला कि हमने चिड़िया को पकड़ लिया है तो बहुत ही बड़ा आफत आ जाएगा। रमेश की पत्नी उसे समझाते हैं कि उस चिड़िया को वो घर में लेकर न आए, लेकिन रमेश के सिर पर सोने का भूत चढ़ा था। इसी वजह से वो अपनी पत्नी की अब एक नहीं सुन रहा था। जिस पत्नी को वो कल तक इतना तारीफ किए जा रहा था, उसी पत्नी की बात अब वो नहीं मान रहा था। आखिरकार वो पिंजरा लेकर उसी जगह आता है और उसी पेड़ के नीचे वो पिंजरा रख देता है। और जब वो उस पेड़ के नीचे बैठा था, उसके पीछे जाकर छुप बैठता है। तभी चिड़िया आती है और वहाँ खाने लगती है। खाने की धुंध में चिड़िया को पता ही नहीं चला कि वहाँ पिंजरा था और उस पिंजरे में वो अटक जाती है। वो खाना खाती है और जब वो वहाँ से उड़ने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है कि वो उस पिंजरे में अटक गई है। उसे किसी ने पकड़ लिया है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चिड़िया उस पिंजरे में कैद हो चुकी थी। आखिरकार रमेश को वो सोना देने वाली चिड़िया मिल ही जाती है और वो वहाँ से अपने घर चिड़िया को लेकर जाता है। देखो भाग्यवान, मैं क्या लेकर आया, सोना देने वाली चिड़िया। अब हम अमीर हो जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता अमीर होने के लिए। अब ये चिड़िया हर रोज हमें सोना देगी और उस सोने को मैं बेचकर बहुत अच्छा घर बनवाऊंगा, ज़मीन खरीद लूँगा और बहुत बड़ा बिजनेस भी डालूँगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। इस बार रमेश की पत्नी को रमेश की बातें अच्छी नहीं लगी। तब वो उसे कहती है, जी, मैंने आपको कहा था चिड़िया को मत लेकर आना, लेकिन आप लेकर आए। अब आप जो भी आफत आने वाली है वो संभाल लेना। मुझे ये सही नहीं लग रहा है। चिड़िया को लेकर उन दोनों में झगड़ा लग जाता है। वो बहुत बहस करते हैं और एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं। अगली सुबह दोनों भी बाहर आते हैं। देखते हैं तो चिड़िया अंडा देने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन चिड़िया कोई भी खाना नहीं खाती और ना ही सोने का अंडा देती है। रमेश को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। अब रमेश भी परेशान हो चुका था। खाना देता है लेकिन चिड़िया खाने का नाम ही नहीं लेती। तभी एक साधु वहाँ से गुजरता है और चिड़िया को देखकर थोड़ा रुक जाता है और फिर से रमेश के यहाँ आता है। रमेश की पत्नी और रमेश से वो कुछ बातें करता है। अरे पगले इंसान, आप दोनों ने ये क्या कर दिया?
एक कैसा अनर्थ कर दिया। इस चिड़िया को यहाँ क्यों बंदी बना कर रखा है? इस चिड़िया ने आपका क्या नुकसान किया है क्या, जो आपने इसे यहाँ बंदी बना कर रख दिया है? मैंने जाते जाते देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। इस चिड़िया को यहाँ बंदी बनाता हुआ देख मुझे बहुत क्रोध आया है। मेरे क्रोध के कारण मैं तुम्हें किसान श्राप भी दे सकता हूँ। तुम्हें पता है ये चिड़िया कौन है? ऐसा दुस्साहस तुमने क्यों किया इस चिड़िया के साथ? बाबा, ये मेरी चिड़िया है, मैंने इसे बंदी बनवाया है। ये सोना देने वाली चिड़िया है। सोचा मैं इसे बंदी बनाकर यहाँ लेकर आता हूँ तो मैं अमीर हो जाऊँगा अगर इसने हर रोज़ सोने का अंडा दिया। लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से वो यहाँ आई है तब से ना ही खाना खाती है और ना ही सोने का अंडा देती है। लगता है इसे मैं मार ही दूँ। मूर्ख हो तुम रमेश, मूर्ख हो। मेरी क्रोध की अग्नि से जल जाओगे। तुम्हें पता है ये चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं, जादुई चिड़िया है। अरे गुफा के पास मेरे गुरुवर रहते हैं, उनकी एक शिष्या है। ये जादुई चिड़िया है। वहाँ का जो परिसर है ना गुफा के पास का, वो बहुत पवित्र है। उसी जगह वो खाना खाती है, इसी वजह से वहाँ वो सोने का अंडा दे पाती है। ये जादुई चिड़िया और मेरे गुरुवर का सेवक है ये, और तुमने इसे बंदी बनवाया है। मैं तुम्हें अभी के अभी श्राप देता हूँ कि तुम अभी के अभी बहुत बड़ा चीड़ा बन जाओ और जंगल में घूमता फिरे। इसी के लायक हो तुम। साधु क्रोध के कारण रमेश को श्राप ही देने वाला था। तभी रमेश की पत्नी की चतुराई से साधु का राग शांत हो जाता है और वो रमेश को माफ करता है और उसे कहता है, अरे नादान बालक, जो मिला है ना उसी में समाधान होकर अपना घर संसार और जीवन चलाना चाहिए। बहुत आगे की और लालसा करोगे तो यही होगा। इस चिड़िया को अभी के अभी जंगल में छोड़कर आओ। तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम आज बचे हो। तुम्हारी पत्नी की पवित्रता की वजह से तुम इस बार बचे हो। इसी वजह से मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे यहाँ एक झाड़ जादुई छोड़कर चला जाता हूँ। जब तक ये जादुई झाड़ तुम्हारे यहाँ फलता फूलता रहेगा तब तक तुम्हारे घर में कोई भी कमी नहीं हो जाएगी। इसी तरह रमेश की पत्नी की वजह से रमेश को श्राप भी नहीं मिलता और उन्हें बहुत अच्छा खासा जीवन मिलता है। अरे जीवन का यही सत्य है, जो है ना अपने पास उसी में समाधान से जीवन बिताना चाहिए। किसी और का धन लेकर आओगे तो यही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए खुद कमाओ और खुद की मेहनत का खाओ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। धन्यवाद।